हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड, जिसमें हम बात करेंगे निष्पादन कला प्रायोगिक के बारे में। देखिए, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने दृश्य कला के बारे में बात करी थी। इसमें हम निष्पादन कला यानी कि परफॉर्मेंस आर्ट या फिर थोड़ी सी खांसी है, परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ओ, चलिए। शिक्षकों द्वारा कला का कार्यान्वयन विद्यार्थियों के लिए अन्वेषण प्रयोग का विस्तृत प्रदान करेगा। ये देखो, हर यूनिट में हमें ये बात देखने के लिए मिलेगी कि कला से जो होती है अन्वेषण की प्राकृतता, अन्वेषण की क्षमता बढ़ती है, सृजनात्मकता को बढ़ाता है, सौंदर्यात्मकता को बढ़ाता है, इससे बच्चों को इंटरेस्ट आता है। तो ये सब चीजें तो हमने हर यूनिट में पढ़ी रहे हैं। ठीक है, निष्पादन कलाओं का मूलाधार क्या है? बेसिक्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। विभिन्न कला रूप करते क्या है? हमारे संवेगों, विचारों, क्रिया, प्रतिक्रिया, मनोवृत्तियों, विश्वासों आदि का विशिष्ट अभिव्यक्ति है। कला के द्वारा हम इन सब की अच्छे तरीके से अभिव्यक्ति कर पाते हैं, दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। जब हम इन अभिव्यक्तियों को एक शैली में अपनाते हैं तो उनमें संगीत, नृत्य, नाटक, कठपुतली, काव्य पाठ आदि का मूल तत्व सृजन करते हैं। ठीक, विभिन्न निष्पादन कलाओं में तत्व। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि निष्पादन कलाओं के तत्व कौन कौन से होते हैं। आपको ये भी याद रखना है अंदर के डिटेल के साथ साथ कि कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले इसमें आ रहा है एक्सप्रेशंस यानी कि अभिव्यक्ति। जब हम वास्तव में उपयुक्त गतिविधियों को करते हैं तो किसी भी मानव जाति के लिए स्वैच्छिक है, तो हम विविध अभिव्यक्तियां देते हैं। विविध अभिव्यक्ति देते हैं मतलब अलग अलग तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस देते हैं। जैसे हम चेहरे के माध्यम से देते हैं, ठीक, हाथ पैरों के मोशंस के माध्यम से कहते हैं, जेस्चर्स के माध्यम से दे रहे होते हैं। ये अभिव्यक्तियां दूसरों को हमारे विचारों को समझने में सहायता करती हैं। ये हेल्प करती है दूसरे, ताकि दूसरे हमें देखकर ही हमारे विचारों को समझ पाएं। उसी प्रकार जब कभी हम किसी भी कला के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियों को शैलीकृत करते हैं तो अभिव्यक्तियां एक मुख्य भूमिकाएं अदा करती हैं। हम किसी भी कला के माध्यम से अपनी प्रस्तुति को शैलीकृत करने का मतलब है कि उसको हम कुछ अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। तो अभिव्यक्ति यानी किस तरह के हमारे एक्सप्रेशंस हैं, ये मेन रोल वहां पर प्ले करते हैं। फिर आ गया लिसनिंग। लिसनिंग भी परफॉर्मिंग आर्ट का ही एक पार्ट। लिसनिंग के अंदर विभिन्न प्रकार की आवाजें आ गई जिनको हम सुनकर चीजों को समझ जाते हैं। फिर आपका ऑब्जर्वेशन आ गया यानी कि अवलोकन। अवलोकन मतलब क्या है? सामने जो भी चीज है उसको ऑब्जर्व करना। तीक्ष्ण अवलोकन या दर्शन का यह विकास हमारी अन्वेषण, समझ और उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग की क्षमता को सुधारता है। यह अनुकूलता, निष्पादन और प्रस्तुति को सुसाध्य बनाता है। ये क्या करेगा? अवलोकन करने से हम अच्छे तरीके से चीजों को अन्वेषण कर सकेंगे, समझ सकेंगे, उपलब्ध संसाधनों को सही तरीके से प्रयोग करना, इन सारी क्षमताओं को समझ पाएंगे। फिर आता है अन्वेषण। अन्वेषण भी इसका एक एलिमेंट आ गया। इसके अंदर सुनना, अनुकरण करना, आत्मसात करना, संबंधित करना आदि अन्वेषण के मूलाधार है। यानी कि यहाँ से पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो गया कि निम्नलिखित में से कौन कौन से अन्वेषण के मूलाधार है। मूलाधार मतलब कि बेसिस है। तो सुनना इसका बेसिस हो जाएगा, अनुकरण करना हो जाएगा, आत्मसात करना हो जाएगा, संबंधित करना हो जाएगा। तो ये क्या थे? ये सारे एलिमेंट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है संगीत। अब संगीत के बारे में बात करेंगे। संगीत की संकल्पना। संगीत की संकल्पना क्या है? संगीत का यहाँ पर एक कह सकते हो कि डेफिनेशन दी हुई है संगीत की। जब हम आवाजों को एक ऐसे तरीके से जोड़ते हैं जो कि मधुर हो, आनंददायक हो और लयात्मक हो, तब हम उसे कहते हैं कि ये क्या है? यह एक प्रकार का संगीत है। संगीत कैसा भी हो सकता है। जब बच्चे बेंच बजा रहे होते हैं तो वहां पर भी संगीत होता है। पानी की जो टिप टिप होती है उसमें भी संगीत होता है, अगर वे एक लयात्मक रूप से आ रहा हो तो। संगीत केवल स्वरों के बारे में नहीं है, ये अनुभवों, संवेगों के माध्यम से स्वरों को अभिव्यक्त करता है। यह सामान्यतः कहा जाता है कि संगीत की भाषा नहीं है और ये सभी के लिए साध्य है। संगीत की कोई भाषा नहीं है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि संगीत हर जगह है। पानी की बूंदों में भी है, चिड़ियों की चहचहाट में भी है, वाहनों के अगर हॉर्न सही तरह से बजे तो उनमें भी हमें संगीत देखने के लिए मिल सकता है। हम संगीत को वाचिक और बाधिक दोनों रूपों में सुनते हैं। वाचिक रूप में क्या है? वोकल म्यूजिक। लय और ताल संगीत के तो महत्वपूर्ण तब है जब हम शब्दों को लय या ताल के साथ में रखते हैं तो ये एक गीत बन जाता है। वाचिक में यार ये जो आपके सुर हैं, सारे गामा पा धा नी सा, ये आ जाएंगे वाचिक संगीत में। यहाँ पे फिर कुछ गीतों के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं।
वाद्य यंत्र में जब आप वाद्य यंत्र बनाते हो, इंस्ट्रूमेंट से बजाते हो, तो इंस्ट्रूमेंट से जो ध्वनि निकलती है वो आपके जाएंगे वाद्य तंत्रात्मक संगीत के अंदर। ठीक है, क्षेत्रीय संगीत या लोक संगीत के कलाकार हैं जो क्षेत्र के विशेष संगीत के प्रदर्शन, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा, इसको लिख रखा है मैंने हिंदी में भी इंग्लिश में भी, बट ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय संगीतकों की दो शैलियां इंपॉर्टेंट है, एक हिंदुस्तानी शैली है और एक कर्नाटकी शैली है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। हमारे संगीतात्मक वाद्य यंत्र निम्नलिखित 4 तरीके में वर्गीकृत है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ये क्वेश्चन आपका सीडीपी में बनकर नहीं आया, तो जो जनरल पेपर होता है उसमें बनकर ये आ सकता है। इनका इंग्लिश में भी नेम लिख रखा है, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। तंत्रिक वाद्य यंत्रों को तार वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है, वायु वाद्य यंत्रों को एरोफोन नाम से जाना जाता है, चर्म वाद्य यंत्रों को झिल्ली का वाद्य यंत्र या फिर आवंधा वाद्य के नाम से जाना जाता है, आघात वाद्यों को इडियोफोन के नाम से जाना जाता है। तो किसे किस किस नाम से जाना जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तार वाद्य यंत्र में एक तार लगा होता है। ठीक है, उस तार के ऊपर किसी को चला के हम बजा रहे होते हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि तत् वाद्य यंत्र विभिन्न तारों जैसे कपास, सिल्क, मुंज आदि से भी बनाए गए हैं। भारत में प्रचलित तंत्री वाद्य यंत्रों को स्थूल रूप से 4 समूह में विभक्त किया गया। कितने समूह में? 4 समूह में तंत्री वाद्य यंत्रों को बताया गया। प्रथम वर्ग वह है जो एक मिजराब की सहायता से आवाज उत्पन्न करते हैं, जिसमें बीड़ा, सितार, सरोद हो गया। देखिए, वाद्य यंत्र के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मुझे इतना कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि मिजराब क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं। इन्हें आप गूगल करोगे तो आपको इमेजेस मिल जाएंगी, बट मैं बता सकता हूँ कि हाँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दूसरे वर्ग में वे तार हैं जो धनुष का प्रयोग करके बजाए जाते हैं, इसमें रावण, हत्ता, सारंगी, सरिंदा आ जाएगा। तीसरा वर्ग संतूर जैसे तार वाद्य यंत्र हैं जिनके तारों पर एक जोड़ी लकड़ियों को पीटकर बजाया जाता है। और चौथी श्रेणी में हाथों से बजाया जाने वाला एक तारा और तानपुर आ जाएगा। तो हमें ये याद रखना है कि कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आ रहा है। ठीक है, और अगर बेसिक सा क्वेश्चन पूछेंगे तो यही पूछ लेंगे कि कौन सा वाद्य यंत्र है जो तार वाद्य यंत्र है, कौन सा है जो एरोफोन है जिसमें हवा निकलती है, वायु वाद्य यंत्र है। वायु वाद्य यंत्र को सुधीर वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। कागज को मोड़कर बनाई गई सीटी, भोंपू, लाउड स्पीकर, ये सारे आपके एरोफोन के ही हो जाएंगे। ठीक है, बांसुरी भी आपका इसी में जाएगा। इसमें फूंक मार के हम निकालते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे हैं जिनमें फूंक मार के ध्वनि निकालते हैं, जैसे बांसुरी और अलगोजा। हारमोनियम भी आपका किस में आ रहा है? वायु वाद्य यंत्र में आ रहा है। कुछ वाद्य यंत्रों में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए रीड जैसी तकनीक होती है। ठीक, कुछ धोखनी जैसे भी होते हैं, जब फूंक या धोखनी के माध्यम से वायु में कंपन किया जाता है तो कंपन की आवृत्ति के स्तर में विभिन्न स्थितियां पहचाने। ठीक। कुछ उदाहरण याद कर लेना। रावण सिंगा जम्मू, अलगोजा राजस्थान, हारमोनियम, बांसुरी, मुरलई, शहनाई, तूरी भी, ये जो हैं ये हैं आपके वायु वाद्य यंत्र। फिर एक आता है झिल्ली का वाद्य यंत्र या चर्म वाद्य यंत्र, या जिसे आवंधा वाद्य यंत्र भी बोलते हैं। इसका अवांत का अर्थ होता है जो कि ढका हुआ हो। अवांत वाद्य जो वाद्य यंत्र है जिसके मुख्य आवृत होते हैं लकड़ी, मिट्टी या धातु के खोखले भाग जो जानवरों की खाल या झिल्ली से आवृत होते हैं को प्रकृति से आघाती। मतलब क्या करते हैं, जैसे आपने ढोलक देखी होगी, तो ढोलक इसी के अंदर आता है अवांता वाद्य यंत्र, जिसमें वो चारों तरफ से लकड़ी का रहता है और उसके दोनों तरफ क्या बंधी हुई होती है? चमड़ा बंधा हुआ होता है, जानवरों की खाल बंधी हुई होती है। जब उसे पीटते हैं तो उसमें से आवाज आती है। ठीक, इसमें ढोल आ जाएगा जो कि पंजाब में बजाया जाता है, नाल महाराष्ट्र में, ढाक बंगाल में, हुड़का हिमाचल प्रदेश और ढप्पू आंध्र प्रदेश में। फिर आता है ईडियोफोन, आघातवाद या फिर घानावाद। ईडियोफोन में क्या होंगे? देखो, ईडियोफोन में स्कूल की घंटी आ जाएगी, सबसे सिंपल बता दिए मैंने। घाना का अर्थ है ठोस। घानावाद मुख्यतः धातु, लकड़ी, मिट्टी जैसी ठोस संरचना के बने होते हैं। डंडिया, मंजीरा, घंटा, घुंघरू, घाटम, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक, ईडियोफोन में। इन वाद्य यंत्रों के कुछ अवलोकन इस प्रकार हैं कि इसमें किन्हीं भी दो ठोसों को ठोका या लगड़ा जाता है तो ईडियोफोन हो सकता है। श्रेष्ठ संगीत शास्त्री BC देवा ने बोला कि भौतिक संस्कृति से दूर हटकर संगीतात्मक प्रयोग के बाद के स्तरों में विशिष्ट हो जाता है। भौतिक संस्कृति से दूर हटकर बाद के जो स्तर होते हैं उसमें ये विशिष्ट हो जाता है। ठीक है, आखिर ये इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे थे वो अपन को भी समझ में नहीं आया, बट ये है कि अगर ये डेफिनेशन आ जाए तो आप ये कह सकते हो कि ये BC देवा के द्वारा कही गई है। ये कुछ और वाद्य यंत्र दिए हुए हैं। गोंग सिक्किम में बनता है, कमसले कर्नाटक,
भोरताल आसाम में, लेजियम महाराष्ट्र में और घाटम कश्मीर में। अब आ गया संगीत के बाद नृत्य की। संगीत ही परफॉर्मिंग आर्ट जैसे परफॉर्म करना होता है और नृत्य भी एक तरह से परफॉर्मिंग आर्ट है जिसे आपको परफॉर्म भी करते हो। नृत्य शारीरिक, मस्तिष्क और आत्मा की अभिव्यक्ति है। संगीत के साथ चेहरे की अभिव्यक्ति से शारीरिक अंगों के समन्वय का नाम नृत्य हो सकता है। ये दे दी इसकी डेफिनेशन। क्या? संगीत के साथ चेहरे की अभिव्यक्ति से शारीरिक अंगों के समन्वय का नाम नृत्य हो जाएगा। नृत्य के महत्वपूर्ण पहलू हैं कायिक संचालन, जिसमें आप हाथ पैर चलाते हो, चेहरे की अभिव्यक्ति जो चेहरे से संबंधित है, संगीत किस तरह का बन रहा है, वाद्य यंत्र कौन कौन से उसमें यूज है, संगीत किस साहित्य से लिया हुआ है, स्थान कौन सा है, कौन सा मतलब समूह में नाच रहे हो या एकल नाच रहे हो, बनावट किस तरह की, किस तरह के वस्त्र आपने पहन रखे हैं। एकल जब एक ही व्यक्ति करता है, युगल जब दो व्यक्ति होते हैं और समूह जब बहुत सारे व्यक्ति साथ नृत्य करते हैं। नृत्यों के प्रकार, लोक नृत्य जो जिन्हें हम फोक डांस बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होगा आपके फोक डांस होगा। तो फोक डांस क्या होते हैं? जो रीति रिवाजों धार्मिक अनुष्ठानों के टाइम पे होते हैं। शास्त्रीय नृत्य आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे असम का बिहू, इस तरह से, ठीक है। ये जितने भी शायद 8 हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं कि 7 हैं, 8 है शायद। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, देख लेना। तो इन्हें आप याद जरूर रखिएगा कौन सा किस राज्य का है। केरल का कथकली, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, शायद कि उत्तर प्रदेश का है, मुझे याद थे सारे बार भूल गया अभी। नृत्य रूप जो कि विकसित, सृजित और ठोस आधार वाला है को शास्त्रीय नृत्य नाम दिया गया। इसकी एक विशिष्ट शैली है और कौशलों द्वारा सीखे जाते हैं। तो ये शास्त्रीय नृत्य की एक छोटी सी परिभाषा हो गई। सृजनात्मक नृत्य, सृजनात्मक नृत्य क्या होता है कि आपने क्या करा, पाश्चात्य रंगमंचमी तकनीकों के रूपांतरण का भारतीय शास्त्रीय नृत्य लोक और जनजातीय नृत्य के तत्वों के साथ अनुप्रमाणित होना सृजनात्मक नृत्य है। जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर को आपने भारत की संस्कृति के साथ और भारत की जनजाति के साथ, भारत के रीति रिवाजों के साथ मिला दिया तो वह सृजनात्मक नृत्य बन गया। सृजनात्मक नृत्य रूप से अपने आप को पारंपरिक और शास्त्रीय नृत्य रूपों के अनुकरणों से अलग रखता है। सृजनात्मक, देखो, पारंपरिक नृत्य अलग है और शास्त्रीय नृत्य अलग है। सृजनात्मक नृत्य इन दोनों से ही अलग चलता है, ठीक है। ना तो आप इसे पारंपरिक बोल सकते हैं, ना ही आप इसे शास्त्रीय बोल सकते हैं। फिर आ गया रंगमंच। रंगमंच मतलब कि थिएटर। रंगमंच की संकल्पना क्या है कि रंगमंच एक कला, एक प्लेटफॉर्म है जो इन अभिव्यक्तियों, विचारों और संवेगों को एक संगठन प्रदान करता है। स्वयं अन्वेषण, आत्मनिरीक्षण, संवेगों के साथ विचारों का संगठन, सामाजिक मुद्दों जैसे विस्तृत विषयों का प्रकटीकरण एवं हल प्रदान करना, मानवीय दृष्टिकोण तथा संपूर्ण जीवन को शैलीकृत एवं सौंदर्यात्मक तरीके से देखने का एक उपागम है रंगमंच। तो आपको समझ में आ रहा होगा रंगमंच है क्या, जिसमें आप अपने अभिव्यक्तियों, अपने अभिव्यक्तियों, विचारों और संवेगों को प्रदर्शित कर सको, ठीक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इन सभी चीजों को प्रदर्शित कर सकते हो। इसमें आपका सेल्फ डिस्कवरी आ जाएगी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन आ जाएगा और खुद की टेस्टिंग वगैरह आ जाएगी, ठीक है। रोल प्ले क्या होता है? रोल प्ले करना बच्चे के लिए लाभदायक है क्योंकि इससे क्या होता है, सृजनात्मक संवेगों का निकास, संवेगों के निकास मतलब कि संवेगों को निकालना, एक्सप्रेस करना, आवाज अनुकूलन, स्वयं अभिव्यक्ति, भाषा विकास, पर्यावरण को बेहतर करने के तरीके, ये सारी चीजें शामिल हैं। कहानी कहना और कहानी अभिनय। एक कुशल शिक्षक कहानी कहने के बाद बच्चों से बोलता है कि इसका रंगमंच पे कार्यक्रम हो। लोक रंगमंच हो जाएगा आपका फोक थिएटर। लोक रंगमंच में स्थानीय भाषा उपभाषा होती है। कुछ लोक रंगमंच जैसे कि रामलीला, रासलीला जो कि उत्तर प्रदेश में होती है, भांड, नौटंकी, बाज, जात्रा, ये सारी चीजें। कुछ गाथा गीत हैं जैसे कि मणिपुर का बाबूजी का फाड़ और नूपी पाला, तो ये लोक रंगमंच से रिलेटेड हो गए। अच्छा, लोक रंगमंच में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र ढोल, करताल, मंजीरा, खंजीरा है, इनके नाम आपने सुने ही होंगे। कुछ क्षेत्रीय रंगमंच के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। भांड पाथेर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भांड पाथेर कहाँ से रिलेटेड है, ये कश्मीर और पंजाब से रिलेटेड है। किसान कटाई के टाइम पे सिखाते हैं। कृष्णाटम, केरल के गुरु बायूर के कृष्ण मंदिर के प्रत्येक वर्ष कृष्णाटम का निष्पादन होता है। तो आपको याद रखना है कि कृष्णा अट्टम केरल से रिलेटेड है, भांड पाथेर कश्मीर और पंजाब से रिलेटेड है।
और ये और भी दिए हुए हैं यहाँ पर, स्वांग हरियाणा पंजाब से, नौटंकी उत्तर भारत से। अच्छा कल आया था तो कल में कंफ्यूजन था कि नौटंकी उत्तर प्रदेश का है या फिर महाराष्ट्र का है, तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का है और तमाशा महाराष्ट्र का है। यक्षगान कर्नाटक, जात्रा बंगाल और उड़ीसा, भाभाई गुजरात और राजस्थान। फिर आगे कठपुतली कला। कठपुतली कला के बारे में हमने पहले कुछ पढ़ ही रखा है। यहाँ पर कुछ ये दिया हुआ है कि किस प्रकार की कठपुतली कहाँ पर चलती है। दस्ताना कठपुतली उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केरल में। तार वाली कठपुतली राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। इलाका कठपुतली पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में। छाया कठपुतली यहाँ पर। ये कठपुतली वाला याद रहे तो ठीक है, और याद नहीं रहे तो इतना याद रहे आपको कि किस किस प्रकार की कठपुतली होती है, जिसमें दस्ताना कठपुतली, तार वाली, इलाका, छाया, इस प्रकार की होती हैं। क्षेत्रीय कला रूपों की सार्थकता, उदाहरण संगीत, रंगमंच, ये सब कुछ। तो ये क्षेत्रीय कला रूप प्राथमिक स्तर पर बच्चों के जीवन में एक सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। कैसे कैसे? पहला, ये तो बच्चों के साकल्यवादी विकास में सहायता करेगा, यानी बच्चों का इससे होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। शारीरिक, संवेगात्मक, ज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और भाषा को स्पर्श करते हैं। फिर गतिविधियों में भागीदारी यानी समन्वय, सहयोगी, साझेदारी, धैर्य, एकता, ये सारी चीज़ों का विकास होगा। जीवन के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति को बढ़ाने में सहायक होगा। ये अन्वेषण के द्वारा किसी भी स्थिति में समस्या समाधान करने का अवसर देता है। ये एकाग्रता की शक्ति, ध्यान विस्तार को बढ़ाता है। मानसिक योग्यताओं को तीक्ष्ण करने में ये सहायता करता है। ये सृजनशीलता, कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। ये बच्चे की भावनाओं को संतुष्ट करने और ऊर्जा को निकालने का मार्ग देता है। गतिविधियों के द्वारा बच्चे के बीच अंतःक्रिया होती है, जो कि भाषा की बाधाओं को तोड़ता है। कक्ष में विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, तथा निष्पादन भाईचारे की भावनाओं की बढ़ाता है, यानी सब लोग मिलजुल कर यहाँ पर रह रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। क्षेत्रीय कला रूपों को संगठन प्राथमिक स्तर पर होता है। ये क्षेत्रीय बंधन को शक्ति देता है और क्षेत्र के लिए आदर विकसित करता है। मतलब अपने क्षेत्र जो है, अपने क्षेत्र के प्रति बच्चे में सम्मान की भावना का विकास होता है। ये विद्यार्थियों को उनकी भारतीय संस्कृति को जानने, समझने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में सहायक करता है। इतनी सारी चीजें डेवलप होती हैं जब हम बच्चों को क्षेत्रीय कला से अवगत कराते हैं। किसी भी निष्पादन कला की योजना और तैयारी। सबसे पहले तो आप योजना कराओगे। कैसे योजना बनाओगे? योजना बनाने के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? योजना बनाने के अंदर वही चीज आती है सबसे पहले कि आप टॉपिक को ढूंढते हो कि आप आपका उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य के हिसाब से आप किसी भी कला का चुनाव करोगे। फिर आप देखते हो कि उसके लिए सही अवसर है या फिर सही अवसर नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें सब वही लिखा हुआ है। फिर तैयारी, निष्पादन की तैयारी करते हो आप। तैयारी करने के लिए आप क्या क्या देखोगे? आप विद्यार्थियों का चयन करोगे कि उस निष्पादन कला के अकॉर्डिंग विद्यार्थी है या नहीं है। वहाँ की जगह देखोगे। आप अगर संगीत रखना है, संगीत देखोगे। नृत्य, कौन कौन नृत्य कर पा रहा है, ये देखोगे। तो ये तैयारी के अंदर आ जाएगा। फिर प्रस्तुति आपकी विषय से संबंधित होना चाहिए। बच्चों के विकास के पहलू को ध्यान में रखा जाए। पाठचर्या के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, बच्चों के लिए सुरक्षित हो, प्रोत्साहित करने वाली हो। ठीक, तो यही है सब। बाकी ये सब कुछ इतना पढ़ने की जरूरत ये है नहीं। ठीक, आगे अपना सारांश जो मैंने स्किप कर रखा है उसे चाहे तो आप पढ़ सकते हैं और चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक, तो ये यूनिट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कहीं भी डाउट रहता है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।